हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बिल्कुल पढ़ाई करनी भी चाहिए। हमारे एग्जाम नजदीक ही हैं, 16 तारीख का हमारा पेपर है। सब अपने एग्जाम सेंटर चेक कर ले। और हमारा चैप्टर चल रहा था उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें हम क्वेश्चन नंबर है इसमें 6। पूना जिले के एक बड़े गांव सूफा में आंदोलन कब हुआ? पूना जिले का एक गांव है जिसका नाम है सूपा, वहां पे आंदोलन हुआ। वो कब हुआ बताइए दोस्तों, इसमें कमेंट करके। इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रेतवाड़ी है और महालवाड़ी। ये तीन मेन भू राजस्व व्यवस्था के व्यवस्था की गई थी। इसमें स्थायी बंदोबस्त में हम बिल्कुल मतलब पूरा स्थायी कर दिया गया था इसमें। और फिर रेतवाड़ी में 30 वर्ष के लिए किया गया था इसमें। फिर महालवाड़ी में भी कुछ इसी प्रकार का है। इस प्रकार हम तीनों व्यवस्थाओं के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम रेत व वो स्थायी बंदोबस्त पढ़ चुके, रेतवाड़ी और महालवाड़ी अब पढ़ेंगे इसमें। उस बीच ही एक घटना हुई है। ये पूना जिले के एक बड़ा गांव है ये सूपा। यहाँ पे एक आंदोलन हुआ। ये कब हुआ बताए दोस्तों? पहला इसमें 14 मई 1875, दूसरा इसमें 13 मई 1878, तीसरा इसमें 14 मई 1879 और चौथा ऑप्शन है 1864। तो इसमें दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें हमारा राइट आंसर है 12 मई 1875 में ये घटना हुई। पूना जिले में एक गांव है बड़ा सूपा। सूपा ये एक विपणन केंद्र या मंडी है। सूपा विपणन केंद्र। केंद्र यहाँ पे साहूकार और व्यापारी ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? साहूकार और व्यापारी। साहूकार और व्यापारी लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ आसपास के ही रेतों ने यहाँ पर हमला बोल दिया इन पे। यहाँ पे कब? 12 मई 1875 को। 12 मई 1875 को रेतों ने जो साहूकार और ये व्यापारियों के बही खाते और ऋण बंधों को इन्होंने क्या कर दिए? जला दिए। बही खाते ऋण बंधों को इन्होंने क्या कर दिया? जला दिया। बही खाते और ऋण बंधों को इन्होंने जला दिया और हमला यहाँ पे कर दिए। फिर क्या हुआ? ये ब्रिटिश लोग हैं, इन पे काबू पाने के लिए पुलिस स्टेशन स्थापित करे। कई जगह पुलिस स्टेशन स्थापित करे यहाँ पे, ताकि इन पे काबू कर सके। लेकिन ये काबू में आ ही नहीं रहे थे। ये देहाती इलाकों में ये काबू में आ नहीं रहे थे और ये विद्रोह फैल गया अहमदनगर। फिर अहमदनगर से दक्कन के इलाकों में ये विद्रोह फैल गया। काफी मतलब लंबी दूरी तक ये विद्रोह फैल गया और इन्होंने पुलिस स्टेशन भी मतलब के और काफी सेना भी बुलाई। यहाँ पे सेना भी बुलाई इन पे काबू करने के लिए। लेकिन ये विद्रोह, ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा। फिर भी ये मतलब काबू में आ नहीं रहे थे। बाद में बंबई सरकार ने एक आयोग का गठन किया। बंबई सरकार ने क्या किया? एक आयोग का गठन किया
दक्कन दंगा आयोग, जिसको क्या कहते हैं, देखना ही रुक गया। तो इसमें बम्बई की सरकार ने एक आयोग का गठन किया, दक्कन दंगा आयोग। ये 1878 में ब्रिटिश की संसद में पेश किए गए। ब्रिटिश की संसद में पेश किया गया। तो पूना जिले के एक बड़ा गांव है सूपा, यहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 12 मई 1875 में ये आंदोलन हुआ। और ये सूपा एक विपणन केंद्र था। विपणन केंद्र मतलब यहाँ पे मंडी का ये केंद्र था। यहाँ पे साहूकार और व्यापारी लोग ज्यादा रहते थे। तो आसपास के रैयत, जिनको हम किसान कहते हैं, इन्होंने इनके बही खाते, ऋण, इनकी दुकानों से अनाज लूट लिए और ऋण खाते काफी इन्होंने जला दिए। ब्रिटिश पुलिस ने वहां पे पुलिस स्टेशन और सेनाएं बुलाई इस पे काबू करने के लिए। ये काबू में आ ही नहीं रहते। फिर ये आंदोलन अहमदनगर से दक्कन के इलाकों में फैल गया। फिर ब्रिटिश सरकार की बम्बई सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया 1878 में। और इस आयोग को ब्रिटिश की संसद में पेश किया गया। तब जाके ये आंदोलन वहां जाके समाप्त हुआ। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पूना से ये आंदोलन अहमदनगर में फैल गया। पूना में सूपा गांव से तो स्टार्ट हुआ ये 12 मई 1875 को, और ये अहमदनगर तक फैल गया। बम्बई की सरकार ने दंगे की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसको कहते हैं दक्कन दंगा आयोग। क्या ये दक्कन दंगा आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई। दक्कन दंगा आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कई बार पूछ लेते हैं। दक्कन कृषक के राहत अधिनियम कब पारित की गई है? 1879 में। रैयत और साहूकार नामक दक्कन दंगों से संबंधित एक रिपोर्ट नेटिव इंडियन एक क्या है, एक समाचार पत्र है। इसमें 6 जून 1876 में छपी। रैयत और साहूकारों के बारे में दक्कन दंगा आयोग से संबंधित एक रिपोर्ट नेटिव इंडियन एक समाचार पत्र है। इसमें 6 जून 1876 में छपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 7। 1820 के दशक में राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी कहाँ लागू की गई थी? हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ लिया। ये हमारी नेक्स्ट राजस्व प्रणाली है रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में हमारे उसमें जमींदार राजस्व संग्रहण करता था। यहाँ पे रैयतवाड़ी में नाम ही सही पता चल रहा है, सीधा रैयत से राजस्व लिया जाता था, मतलब किसान से डायरेक्ट संबंध था इसमें। तो ये कहाँ पे शुरू हुई? सबसे पहले बम्बई दक्कन में, और या फिर बंगाल में, या 12 मैल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर दोस्तों बम्बई दक्कन में। बंगाल में हमारे बताया था स्थायी बंदोबस्त लागू होता है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर इसमें बम्बई दक्कन। रैयतवाड़ी में क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि रैयतवाड़ी में राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। सीधे रैयत या किसान के साथ में राजस्व की राशि तय की जाती थी हर 30 साल के बाद। उसमें तो स्थायी कर दिए गए थे, परमानेंट था। इसमें 30 साल बाद जमीन का सर्वेक्षण कर राजस्व दर का संशोधन करने की व्यवस्था की गई कि हर 30 साल बाद जमीन का सर्वेक्षण करेंगे और राजस्व दर का संशोधन करेंगे।
टॉमस मुनरो, इसमें क्या है, ये नाम है मुनरो। मुनरो, टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। कि रेतवाड़ी व्यवस्था को किसने विकसित किया? टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। और रेतवाड़ी का वास्तविक जनक भी इनको ही कहा जाता था। किनको कहा जाता है? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो रेतवाड़ी व्यवस्था का वास्तविक जनक कहा जाता है इनको। और स्थायी बंदोबस्त को किसने विकसित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और उन्हीं के काल में वो विकसित हुई थी। रेतवाड़ी पूछ ले तो टॉमस मुनरो ने विकसित किया, और इसको वास्तविक जनक भी कहा जाता है। 1792 में, कब? 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने 12 मील में से शुरू किया। 1792 में अलेक्जेंडर रीड एक व्यक्ति है, बड़ी विद्वान है, इन्होंने भी 12 मील में से शुरू किया। टॉमस मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों से रक्षा करनी चाहिए। टॉमस मुनरो अच्छे इंसान थे। वो मानते थे कि अंग्रेजों को मतलब पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनका शोषण करना चाहिए। और अंग्रेजों का तो मेन मोटिव क्या था? शोषण करना और पैसा कमाना था। तो उनको किसानों से इतना कुछ मतलब नहीं था, तो वो उनको परेशान करते रहते थे। 1824 में बम्बई के गवर्नर, 1824 में कौन? बम्बई के गवर्नर थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के काल में रेतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में लागू की गई थी। इस प्रकार रेतवाड़ी में राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की गई, और इसमें 30 साल बाद जमीन का सर्वेक्षण करके उसका संशोधन करने का की व्यवस्था की गई। टॉमस मुनरो इस व्यवस्था के वास्तविक जनक हैं। 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने 12 मील में इसे शुरू किया था। टॉमस मुनरो को मानना है कि अंग्रेजों को किसानों के साथ पिता की भांति व्यवहार करना चाहिए। और 1824 में बम्बई के एक गवर्नर है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के काल में रेतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में लागू की गई। तो ऐसे भी इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि अलेक्जेंडर रीड, एक तो टॉमस मुनरो, रेतवाड़ी से कौन कौन संबंधित थे? तो एक तो है टॉमस मुनरो, जो कि वास्तविक जनक भी कहा जाता है इनको, टॉमस मुनरो। दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड। और तीसरा है इसमें माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। ये रेतवाड़ी से संबंधित व्यक्ति है, स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। अलेक्जेंडर रीड ने तो 12 मील में शुरू किया था, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने बम्बई में शुरू किया गया था। और सबसे पहले शुरू करने वाले तो इसके जनक ही है टॉमस मुनरो। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इन तीनों में से, या तो स्थायी बंदोबस्त में से आ जाए, या रेतवाड़ी में से आ जाए, या मालवाड़ी में से आए। एक क्वेश्चन इसमें जरूर 100% आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 8, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी? हमारे भारत देश में दक्षिण में काली जमीन है। काली जमीन में कपास बहुत ज्यादा मतलब होती है। और उस टाइम पे कपास 1861 में देखें, 1861 में पहले तो विदेशों से ही कपास आती थी। ब्रिटेन के लोगों को अमेरिका से ही कपास की आपूर्ति हो जाती थी। फिर 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। अमेरिका में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया, और कपास की आपूर्ति बंद हो गई। कपास की आपूर्ति क्या हो गई? वहां से बंद हो गई। फिर उस टाइम पे अपना उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश है भारत। तो भारत के किसानों पर ब्रिटेन के लोगों ने मतलब अंग्रेजों ने कपास के लिए जोर डालने लगे, कपास बोने के लिए। और लगभग ऐसा समय भी आया जब 90% कपास अपने भारत से ब्रिटेन में जाने लग गई। सबसे पहले तो अमेरिका से आती थी। अमेरिका में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया, और फिर कपास की आपूर्ति बंद हो गई। ब्रिटेन के लोगों ने कपास भारत
से मांग की। यहाँ पे भारत उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। तो यहाँ से यहाँ के लोगों को कपास के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया और काफी सारे अग्रिम ऋण भी देने लग गए थे ये लोग। पर बाद में 90% यहाँ से जाने भी लग गए थे। बाद में क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। बाद में अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, तो वहां से फिर कपास आने लग गई और यहाँ पे 90% यहाँ से जाने लग गई थी। तो सारे मतलब सब किसान जमीनों पे कपास बोने लग गए थे, क्योंकि अच्छी इनकम होने लग गई थी, क्योंकि सारी कपास यहीं से जा रही थी। बाद में फिर गृह युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद में फिर वहां से आने लग गई, तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बोने लग गए थे। फिर अंग्रेज यहाँ के किसानों से लेना मतलब कम कर दिए, लगभग बंद कर दिए यहाँ से। तो यहाँ के किसानों की स्थिति खराब हो गई, अपने इंडिया के किसानों की स्थिति खराब हो गई। ना तो इनको ऋण दे रहे, ना कोई बीज वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं करवा रहे, और इन पे भू राजस्व का भार अलग से, और खर्चा कितना होता है उसमें। तो ये वाली स्थिति बहुत ही मतलब वहां पे डगमगा गई थी। फिर बाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। कब की गई, 1861 में कपास आपूर्ति संघ की इसमें स्थापना की गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने किसानों का बहुत शोषण किया है। इसमें मैंने एक्सप्लेन भी लेके आई हूं। इसमें 1860 के दशक में 314 में कपास अमेरिका से आता था। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की वो बनाई गई, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई, जिससे कपास के मतलब कपड़े वगैरह बनाते थे। 1861 में मैंने बताया गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। कपास, दूसरे कपास है, कपास की कीमतें बढ़ने लगी। मुंबई के कपास निर्यातकों को ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया गया। तभी तो बोल रही हूँ यहाँ से 90% कपास अपने इंडिया से ब्रिटेन जाने लग गई, ब्रिटेन जाने लग गई। और 1862 में ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 90%, ये लिखा हुआ भी है, 90% भारत से जाने लगा। उस टाइम में बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, धीरे धीरे स्थिति मतलब सही हुई बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 9, 2 हमने पढ़ ली है, स्थायी बंदोबस्त पढ़ लिया है, रैयतवाड़ी पढ़ ली है, और कपास के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीसरा है इसमें मालवाड़ी बंदोबस्त। मालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किन प्रांतों में की गई, कब लागू की गई, किन प्रांतों में लागू की गई, और कब मतलब किसने लागू की। इस प्रकार 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो पहला इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा इसमें उत्तर प्रदेश, तीसरा इसमें पंजाब या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें सारे ही है। सबसे पहले तो इन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग में लागू की थी इस व्यवस्था को, मालवाड़ी व्यवस्था को। फिर उत्तर प्रदेश में भी लागू की गई और पंजाब में भी लागू की गई। एक होल्ट मैकेंजी है, उन्होंने लागू की थी, मैकेंजी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में के लिए होल्ट मैकेंजी, एक होल्ट मैकेंजी बड़े विद्वान है नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था लागू की गई। कब, 1819 में तैयार की और 1822 में इसे लागू कर दिया। होल्ट मैकेंजी ने ये व्यवस्था 1819 में तो तैयार की और 1822 में इसे लागू कर दिया। इसमें क्या होता था, उसमें तो स्थायी बंदोबस्त में तो हमें जमींदार को पूरा राजस्व संग्रहण करने की नेतृत्व सौंपा गया था। दूसरा, रैयतवाड़ी में सीधा रैयत से ही राजस्व की वसूली की जाती थी। तीसरा, इसके अंदर इसमें गांव या गांव समूह को एक इकाई मतलब महल, गांव को हम क्या कहते थे, महल, महल मानकर भू राजस्व तय किया गया और वहां पे एक मुखिया को नियुक्त कर दिया जाता था, एक मुखिया को नियुक्त किया जाता था। और ये 1822 में लागू कर दी गई थी होल्ट मैकेंजी ने। रेगुलेशन 7 द्वारा इसे कानूनी रूप दिया गया था। हर चीज को कानूनी रूप दिया जाना जरूरी होता है जब भी वो लागू होती है। मार्टिन बर्ट को उत्तर पश्चिम भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है।
मार्टिन बर्ड को भी इस भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक, उत्तर भारत में तो इसने लागू की थी इस व्यवस्था को। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पे लागू हुई थी। कितने प्रतिशत भाग पे लागू हुई थी? 30% भाग पे लागू हुई थी। मध्य प्रांत है, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये मैंने बता ही दिया था। तो मारवाड़ी व्यवस्था को बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी भागों के लिए हॉल्ट मैकेजी ने नामक एक अंग्रेज है 1919 में और 1819 में तो तैयार की गई और 1822 में से लागू कर दी गई। इसमें क्या होता था, गांव या गांव समूह को एक इकाई माल मानकर भू राजस्व तय किया गया था। एक मुखिया को वहां से राजस्व की वसूली की जाती थी। और 1822 में रेगुलेशन 7, ये पूछ लिए रेगुलेशन कौन सा है, 7 द्वारा इसे कानूनी रूप दिया गया था मालवाड़ी को। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक भी कहा जाता था। उत्तर भारत में यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पे थी। कितने प्रतिशत भाग पे थी? 30% भाग पे लागू की गई थी, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश और पंजाब। इस प्रकार हम 3 भू राजस्व व्यवस्था पढ़ चुके, एक तो स्थायी बंदोबस्त पढ़ चुके, एक रैयतवाड़ी पढ़ चुके और तीसरी माहलवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन हमारा इसमें 10, असत्य कथन बताना है दोस्तों। इसमें 1917 में महात्मा गांधी का ये दौरा बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। 3 कटिया प्रथा क्या थी? नील बागानों के खिलाफ। क्या है दोस्तों? यहाँ पे नील है, नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी 1917 में। फिर है दूसरा इसमें 3 कटिया प्रथा क्या थी? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है कि 3 कटिया प्रथा थी। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के अंग्रेजी बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3 कटिया प्रथा थी। इस प्रथा के अंदर चंपारण के किसानों को अपनी अंग्रेजी बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये होती थी 3 कटिया प्रथा। नील की खेती इनको 3/20 पे तो इनको नील की खेती करना अनिवार्य था, कंपलसरी था। दंडनीय प्रथा क्या होती है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों तथा मामूली सी रकम पर अग्रिम और पेशगी देकर कारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। दंडनीय प्रथा बहुत मतलब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दंडनीय प्रथा अग्रिम ऋण होता है, अग्रिम ऋण, किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता है। उत्पादक हो, कारीगर हो, शिल्पी हो, इनको अग्रिम ऋण दिया जाता है और ये कारनामा लिखवा लेते हैं, जिसे बाजार भाव से बहुत कम दाम पर इन्हें हुआ करता था। दुबला हाली प्रथा, दुबला हाली प्रथा, यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र के बंगाल में प्रचलित थी। बताइए दोस्तों, इसमें असत्य कथन ढूंढना है हमें। असत्य कथन कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चन हमारे हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन में ही आता है हमारा। कभी हमारे 3 प्रकार से पेपर बनता है, एक तो सरल क्वेश्चन आते हैं, एक मध्यम क्वेश्चन आते हैं मतलब मीडियम लेवल के, एक आते हैं हार्ड लेवल के। तीनों प्रकार से हमारा पेपर का लेवल बनता है। सरल तो सब कर लेते हैं, मीडियम पे भी हो जाते हैं, पर हार्ड तो सभी के लिए थोड़ा हार्ड ही रहते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ के हमें आंसर देना होता है। वही हमारे सिलेक्शन के लिए काफी योगदान भी देते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें मेरे को इस 4th में कहीं गलत लग रहा है। दुबला हाली प्रथा, ये प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र के मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? सूरत में प्रचलित थे। अब ये है कि दुबला हाली प्रथा क्या होती है? दुबला हाली प्रथा जिसके अंतर्गत
दुबला हाली, दुबला तथा हाली कहलाने वाले, दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास, दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे, का संरक्षक मानते थे। दुबला हाली प्रथा क्या होती है? जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास, दुबला और हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। कौन? दुबला और हाली, जो ये रहते थे इनके संरक्षक में रहते थे। एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं। 1917 में जब गांधी जी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से आए थे, तो एक चंपारण का किसान था, तो उस टाइम पे नील की खेती को लेके बहुत ही मतलब दुर्दशा हो रही थी उस टाइम पे। तो एक चंपारण का किसान था, तो उस किसान ने गांधी जी को आके बोला कि हमारे मतलब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे चंपारण में किसानों की बुरी हालत हो रही है, और अंग्रेज हमारे को खेती करने के लिए 3/20 भूमि पर तो हमें अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती है। तो हमारे से मतलब और नील की खेती में क्या होता है कि नील की खेती में जमीन बहुत मतलब बंजर जमीन हो जाती है, बहुत ये मतलब अपना बहुत कस खींचती है, मतलब ये वो जमीन का, तो फिर धान की फसल भी नहीं होती। और नील बाद में फिर पहले तो वो कपास की तरह ही हुआ, पहले तो इनका मतलब काफी निर्यात किया जाने लगा, बाद में निर्यात कम होने लग गया क्योंकि कृत्रिम नील बनने लग गई। फिर तो इसको जमीन भी काफी मतलब खराब होती थी, इसलिए वहां के चंपारण के मतलब किसान खराब मतलब परेशान थे। तो गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने वहां पे अनशन वगैरह किए, और फिर उनको थोड़ा रियायत दिलाई गांधी जी ने। ये 3 कटिया प्रथा भी यही है कि 3/20 भूमि पर तो उनको नील की खेती करना ही अनिवार्य ही हो गया था। ददनी प्रथा में क्या होता है, इसमें अग्रिम ऋण दिया जाता है, कारीगर किसान वगैरह इनको दो। और दुबला हाली प्रथा, यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में, ये बंगाल नहीं है दोस्तों, इसमें यही हमारा गलत है, सूरत में ये प्रथा प्रचलित थी। इसके अंदर क्या होता है, दुबला हाली प्रथा में ये अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। इस प्रकार ये हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगले हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, और सब अपनी क्लास देखते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।